हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी सीरीज में आज की सेशन में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एट विच लैटिट्यूड हीट गेन थ्रू इंसुलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि किस लैटिट्यूड पर इंसोलेशन के थ्रू हीट गेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो हीट लॉस होता है उसके। अब बहुत सारी टर्म यहां समझने वाली हैं बच्चों। एक तो पहली चीज आ गई लैटिट्यूड। सो आप जानते हो अर्थ पर इस तरह से ये लाइंस जो हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूड और एक होती है लैटिट्यूड, और ये यहाँ पर जो इसको डिवाइड किया गया है ऐसे 0 डिग्री 1-2 डिग्री ऐसे करके। तो 0 डिग्री जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, जो लगभग सेंटर से जा रही है अर्थ के। और इस इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो उसके ऐसे परपेंडिकुलर हैं वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और इसके इनके बेसिस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर हम किसी प्लेस की लोकेशन बताते हैं कि ये चीज जो है, ये कंट्री या फिर ये प्लेस जो है वो 22 डिग्री इतने पर हाफ पर, या 60 डिग्री या 40 डिग्री नॉर्थ में या साउथ में। सो ये हमारे क्या है? पोल्स हैं यहाँ पर, और ये क्या है? इक्वेटर है। और इक्वेटर पर अब रेडिएशन और हीट गेन और हीट लॉस की बात है बच्चों। तो सबसे पहली चीज है इंसोलेशन। इंसोलेशन से मीनिंग क्या है बच्चों कि जितनी सनलाइट का इनपुट आता है, तो सनलाइट जितनी एब्जॉर्ब होती है अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो अर्थ और एटमॉस्फेयर सनलाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रही है वो डिपेंड इस पे भी करता है बच्चों, लैटिट्यूड पे भी। कैसे? अगर इक्वेटर पे आप देखो तो इक्वेटर पे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। यहां से आप जितना पोल्स की तरफ जाओगे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहां से इक्वेटर से जितना पोल्स की तरफ जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। एंड एक वर्ड यहां पर आया है बच्चों, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? कुछ लॉन्ग वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं किससे? यहाँ पर कुछ नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है अर्थ में, लाइक यूरेनियम है, थोरियम है, रेडोन है, इनसे लॉन्ग वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इन्होंने उससे क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रही है। और इंसुलेशन से क्या हो रहा है? हीट गेन हो रहा है। तो ये पूछा है कि लैटिट्यूड से डिफरेंस आता है, हमने बताया टेम्परेचर का, हीट गेन का या लॉस का, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। तो ये पूछा है कि किस लैटिट्यूड पर ये दोनों चीज इक्वल होती है। वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट जितनी लॉस हो रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मीनिंग आप समझे कि लॉन्ग वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एक तरह की, जो रेडोन और यूरेनियम, थोरियम इनसे एमिट होती है। तो उनका निकलना और कितना सनलाइट की इनपुट हो रही है, तो किस प्लेस पर वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 22.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और 42.5 नॉर्थ एंड साउथ। तो आंसर बच्चों हमारा यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 40 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर और 40 डिग्री साउथ यहाँ पर क्या होता है? ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट का लॉस और इंसोलेशन से हीट का गेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, a man and a woman who do not show any apparent signs of a certain inherited disease have 7 children, 2 daughters and 5 sons. 3 of the sons suffer from the given disease, but none of the daughters are affected. Which of the following mode of inheritance do you suggest from this disease? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक मैन है और एक वुमेन है। यहाँ पर पेडिग्री वाला क्वेश्चन बन जाता है। एक मैन है और एक वुमेन है, दोनों ही कोई अपेरेंट साइन शो नहीं कर रहे हैं किसी इनहेरिटेड डिसीज के। आप अगर पेडिग्री एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है तो हम कैसे डिनोट करते हैं कि अगर किसी को कोई डिसऑर्डर है या कोई इनहेरिटेड डिसीज है या अफेक्टेड है, वो मतलब ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम शेड कर देते हैं, और अगर ट्रेट नहीं है तो उसको हम शेड नहीं करते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपेरेंट साइन नहीं है किसी में भी, इस कोई सर्टेन इनहेरिटेड डिसीज की बात है कि दोनों में से कोई भी साइन शो नहीं करता, यानी कि दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है। अब इनके 7 चिल्ड्रन हैं और उन चिल्ड्रन में से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, उनमें से क्या कह रहे हैं कि 2 डॉटर्स हैं और 5 क्या है? सन है। यहाँ पर ये हमने 5 क्या बना लिए? सन। और ये 1 2 3 4 5 एंड 2 डॉटर्स। इनमें से कह रहे हैं कि 3 सन जो है वो अफेक्टेड है। अफेक्टेड मीन्स उनको वो डिसीज आ गई।
3 सन को। तो ये पूछा है कि ये किस तरह का इनहेरिटेंस है बच्चों। अब हमें पता लगाना है 2 तरह के डिसऑर्डर या फिर ये इनहेरिटेंस होता है बच्चों, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक्ड। और ऐसे ही एक टाइप होता है किस बेसिस पर, डोमिनेंट और रिसेसिव, कि वो दोनों एलील उस तरह के आते हैं तब अगर डिसऑर्डर होता है तो उसको बोलते हैं रिसेसिव। और अगर एक एलील से भी इफेक्ट दिखाई देता है या डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का मीनिंग आप लोग समझते ही हैं कि डोमिनेंट मीन्स एक एलील से भी हो जाए अगर डिसऑर्डर या इफेक्ट दिख जाए उस एलील का, और अगर दोनों ही एलील एक जैसे होने जरूरी है उस इफेक्ट उसको शो करने के लिए तो वो रिसेसिव। ऐसे ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड क्या होता है बच्चों, ऑटोसोमल मीन्स हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक्स और वाई इनसे रिलेटेड अगर कोई जीन है और उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है या कोई एलील इन पर लोकेटेड है इन क्रोमोसोम्स पर, तो उसको सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। और अगर वो इनके अलावा और बाकी हमारे जो ऑटोसोम्स हैं उनके ऊपर कोई एलील है और उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है या इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो उनको ऑटोसोमल बोलते हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों की ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या रिसेसिव का मीनिंग क्या है। अब हम अपने आंसर पे आते हैं कि कैसे ट्रेस करें, कैसे पहचाने कि ये डिसऑर्डर किस तरह का है। देखो बच्चों, तीनों बेटों को डिसीज है, इट मींस कि मदर से ये डिसीज किस में जा रही है, तीनों सन को डिसीज है। इसका मीनिंग क्या है कि ये सेक्स लिंक्ड है। ये तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि सेक्स लिंक्ड तीनों बेटों को है, इसका क्या मतलब, वो किसी भी डॉटर को नहीं है डिसीज। अगर पर्टिकुलर एक ही सेक्स के लोगों में जा रही है, या तो मेल में या फिर फीमेल में, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, वो क्या हो जाता है, सेक्स लिंक्ड हो जाता है। ऐसा क्यों बच्चों, बिकॉज अगर ये ऑटोसोमल होता तो दोनों में प्रोबेबिलिटी थी कि वो सन में भी जा सकती थी और कुछ डॉटर्स में भी जा सकती थी। अगर किसी पर्टिकुलर एक ही सेक्स में जा रही है, इट मीन्स ये सेक्स लिंक्ड है। और अब मैंने कहा कि मदर में है, वो सेक्स लिंक्ड जीन जो है वो किस में है, मदर में है, फादर में नहीं है। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर फादर में होता तो एक्स और वाई फादर के पास 2 है, और अगर एक्स के ऊपर वो एलील होती तो वो एक फादर में क्या होता है, एक्स और वाई जो है वो दोनों क्या है, पेयर नहीं है, होमोलोगस पेयर नहीं है क्रोमोसोम्स का। तो एक्स के ऊपर एक के ऊपर जीन आने से ही, एलील आने से ही डिसऑर्डर हो जाता, तो इसमें वो इफेक्ट दिखाई देता। लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, इट मीन्स ये किसका है, मदर का ट्रेट है, और मदर से किस में जा रहा है, सन में जा रहा है। और वो भी किस टाइप का है, अब रिसेसिव और डोमिनेंट में पहचानना है। अगर डोमिनेंट होता तो वो एक एलील के आने से भी क्या हो जाती, अफेक्टेड हो जाती। अब वो अफेक्टेड नहीं है, इट मीन्स क्या है, केवल वो जो एलील है उसे किसी से भी डिनोट कर लीजिए आप, ए, एच या सी, हिमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, वो केवल एक एक्स पर है, इसके दूसरे एक्स पे नहीं है। इसलिए वो क्या, कैरियर का काम कर रही है मदर, वो क्या है, अफेक्टेड नहीं है। अब सपोज करो इसके पास, एक के पास, एक्स के पास है, तो 3 बेटों को हुआ, 2 बेटों को भी नहीं डिसीज गई। इट मींस कि ये वाला जो नॉर्मल एक्स था मदर के पास, ये चला गया इन दोनों बेटों के पास, इसलिए ये अफेक्टेड नहीं हुए। और इन 3 के पास क्या हुआ, ये जो अफेक्टेड एक्स है ये वाला चला गया, जो जिसमें म्यूटेशन हो रखा है। और डॉटर्स में क्यों नहीं आया, बिकॉज डॉटर में एक एक्स कहां से आ रहा है, एक एक्स फादर से आ रहा है और एक एक्स मदर से आ रहा है। तो अगर ये वाला एक्स जाता है अफेक्टेड वाला, तब भी इनमें क्या होगा, एक एक्स नॉर्मल आ जाएगा फादर से, ये तब भी कैरियर का ही काम करेंगी, अफेक्टेड नहीं होंगी। और अगर नॉर्मल एक्स आ जाता है तो फिर ये नॉर्मल ही रहेंगी, मींस ये या तो नॉर्मल होंगी या फिर कैरियर का काम करेंगी, बट ये अफेक्टेड नहीं होंगी डॉटर्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आंसर हमारे इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ऑर्निथीन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। ऑर्निथीन साइकिल में इनमें से कौन सा वेस्ट रिमूव होता है, किससे, ब्लड से। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, यूरिया एंड यूरिन, अमोनिया एंड यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ऑर्निथीन साइकिल आप जानते हो लीवर में होती है, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, यूरिया बनाया जाता है, जो किडनी के थ्रू फिर फिल्टर आउट किया जाता है और बाहर निकाला जाता है यूरिन की फॉर्म में। इसको ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, टीलोमरेज इज एन एंजाइम विच इज अ। टीलोमरेज एक एंजाइम है जो कि किस तरह का क्या है, ये पूछा है इन्होंने। रिपीटेटिव डीएनए,
या आरएनए या सिंपल प्रोटीन या फिर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? तो यहाँ आंसर हो जाएगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जो टीलोमरेज एंजाइम है वो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। हम जानते हैं एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों जनरली प्रोटीन नेचर के होते हैं, या फिर स्टेरॉइड्स होते हैं, या फिर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स क्या है कि इनके जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन के अलावा क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड भी है, मीन्स आरएनए भी है। सो ये किसका बना होता है, आरएनए का और प्रोटीन का। जो टीलोमरेज एंजाइम है ये किसका बना होता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। अब टीलोमरेज का क्या फंक्शन होता है बच्चों, ये क्रोमोसोम्स में यहाँ पर डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उन पर, यहाँ टीलोमियर्स का मीनिंग है कि यहाँ एंड पर डीएनए रिपीट्स ऐड करता है। जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कहाँ, एंड पर डीएनए रिपीट्स को ऐड करने का काम करता है कौन, टीलोमरेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ डीएनए सीक्वेंस एंड द डीएनए अज्यूम अ सैडल लाइक स्ट्रक्चर एट द पॉइंट, व्हाट इज द सीक्वेंस कॉल्ड? इन्होंने पूछा है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन आप लोग जानते हो, एक डीएनए से जब इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में कॉपी होती है, आरएनए में, यानी कि मैसेंजर आरएनए में। डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जाना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस अगर आपने देखी है तो उसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन ऐसे स्टेप होते हैं। तो यहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इस प्रोसेस को प्रोसीड कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब यहाँ आकर बाइंड होता है तो यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, यहाँ से इतना डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा, खुल जाएगा इस तरह से, और एक सैडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जिस सीक्वेंस पर, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या, CAAT बॉक्स, AAAT बॉक्स, या GGTT बॉक्स, या टाटा बॉक्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा टाटा बॉक्स। यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, TA यानी थाइमीन एडेनिन। तो इस स्ट्रक्चर पर यहाँ पर क्या सीक्वेंस होता है, टाटा, ये सीक्वेंस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। अब सेंट्रोमियर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होने से पहले, यानी कि डीएनए के डबल होने से पहले, एस फेज से पहले, तो क्या होता है, इस तरह से रहता है। यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, ये एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिंगल होती है, तो इसको क्रोमेटिड्स बोलते हैं, क्रोमेटिड। और ये एस फेज में क्या होता है, अपने आप को डबल कर लेता है डीएनए डिवाइड होने से पहले सेल के, तो ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो दो हो जाते हैं। ये क्या है, सिंगल क्रोमेटिड, और ये क्या हो गए, एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये, डीएनए की कॉपी हो गई और दो क्रोमेटिड बन गए। ये दो आर्म लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिड्स। तो जहां ये अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को, दिस पोर्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहां पर ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या हैं, अटैच हैं। अब पूछा है कि सेंट्रोमियर की रिक्वायरमेंट कहां होती है, ट्रांसक्रिप्शन में, या क्रॉसिंग ओवर में, या फिर साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज में, या मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल, क्रोमोसोम्स की पोल्स की तरफ मूवमेंट में इनका कुछ रोल होता है क्या? तो आंसर बच्चों यही हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है बच्चों, तो क्या होता है, ये सेल डिवाइड होने वाली है हमारी, तो मैंने कहा डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया इस फेज में ऐसे, और दो क्रोमेटिड्स हो गए। तो ये सेंट्रोमियर क्या काम करता है, ये मूव करता है, यहां से सेंट्रोमियर से ये दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। पहले आप जानते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में, तो एनाफेज में ये सेपरेट हो जाते हैं, और ये दोनों आर्म जो है, ये दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो पोल्स की तरफ चली जाती हैं, एक इस पोल की तरफ चली गई और एक इस पोल की तरफ। तो इन्हें, इनकी मूवमेंट करवाने का काम होता है किसका, इस सेंट्रोमियर का। ये लेके जाता है इन दोनों क्रोमेटिड्स को सेपरेट करके, सेपरेट होने के बाद दोनों पोल्स की तरफ मूवमेंट करवाना उनकी। और फिर बाद में टीलोफेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियस बन जाएंगे दो, और फिर साइटोकाइनेसिस होगा, इस तरह दो सेल बन जाती है, और जो भी क्रोमोसोम्स है या डीएनए है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू। थाइमस ग्लैंड अगर डैमेज हो जाए किसी चाइल्ड में तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, अ रिडक्शन इन अ हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड, अ रिडक्शन इन स्टेम सेल प्रोडक्शन, लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसे? थाइमस ग्लैंड के बारे में अगर आप जानते हो तो थाइमस ग्लैंड यहाँ पर हमारी स्टर्नम जो चेस्ट बोन है इसके पास एक ग्लैंड है छोटी सी लोब्ड ग्लैंड जिसको बोलते हैं क्या, थाइमस। इससे थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है बच्चों और इसका रोल होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। आप जानते हो हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करवाता है, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोलाइफरेशन और मैच्योरेशन कराता है, इनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और टी लिम्फोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। इसलिए थाइमस ग्लैंड का अगर किसी में डैमेज हो जाएगी बच्चे में तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होगी, उसकी वीक हो जाएगी, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ। अगर लंबे टाइम तक लिबरली इरिगेशन करते रहे किसी एग्रीकल्चरल फील्ड का तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है बच्चों, एसिडिटी, एरिडिटी, मेटल टॉक्सिसिटी या फिर सैलिनिटी। तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा सैलिनिटी। इरिगेशन का क्या मीनिंग होता है बच्चों, जब नीड हो क्रॉप को हमारी और कंट्रोल्ड वे में उसको वाटर देना। और ये कह रहे हैं कि लंबे टाइम तक अगर लिबरल इरिगेशन करते रहेंगे, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन करते रहेंगे हम एग्रीकल्चरल फील्ड का तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सैलिनिटी क्या होती है बच्चों, सॉइल में क्या हो जाना, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाना। तो इसकी वजह से इरिगेशन लॉन्ग टाइम तक अनकंट्रोल्ड इरिगेशन अगर करते रहेंगे तो उससे सैलिनिटी की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, बिकॉज अगर हम इरिगेशन से ज्यादा वाटर प्रोवाइड करेंगे अपनी क्रॉप को तो वाटर का इवेपोरेशन भी होगा और इवेपोरेशन से क्या होता है कि वाटर तो इवेपोरेट होकर निकल जाता है बट जो सॉल्ट है वो रह जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं सॉइल में और ज्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो जाती है तो दैट क्रिएट द कंडीशन ऑफ सैलिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है वो कहां प्रेजेंट होता है, कहां लोकेटेड होता है। ऑप्शंस हैं ग्रेना, पायरिनोइड, स्ट्रोमा और बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो यहां आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेना। अगर आप क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जानते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और उसमें जो ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है पूरा इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इसमें हमारे ऐसे कह सकते हैं हम कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक चट्टे के लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं पूरा और उनको बोलते हैं थाइलेकोइड्स। और ये थाइलेकोइड्स फिर जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं उसको बोलते हैं फिर क्या, ग्रेना। सो दिस इज ग्रेना एंड दिस इज स्ट्रोमा। और ये बहुत सारे ग्रेना है किसके अंदर, स्ट्रोमा के। और ग्रेना की यूनिट क्या है, थाइलेकोइड है। और ग्रेना आपस में कैसे यहाँ जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। तो ये सारी स्ट्रक्चर होती है और उसमें जो ग्रेना है, ग्रेना की मेम्ब्रेन पर क्या, ग्रेना में भी थाइलेकोइड है ना, तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। और यहीं पर हमारी वो पूरी प्रोसेस होती है, फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेना। नेक्स्ट है बच्चों, 3 क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अगर हम ग्लोबली देखें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 3 मेन क्रॉप्स कौन सी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, व्हीट, राइस एंड मेज, व्हीट, मेज एंड सोरगम, राइस, मेज एंड सोरगम, व्हीट, राइस एंड बार्ले। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, व्हीट, राइस एंड मेज। ये 3 क्रॉप हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड इन। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी एक बार आ चुका है। प्लांट्स में मेल स्टेरिलिटी का मीनिंग क्या है कि अगर प्लांट जो है वो वायबल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ना कर पाए, मींस ऐसे पोलन ग्रेन जो फंक्शनल हो, जो फर्टिलाइज कर सके, तो ऐसे वायबल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ना करने को मेल स्टेरिलिटी बोलेंगे। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज इसके जो जीन्स प्रेजेंट है बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, साइटोसोल, न्यूक्लियर जीनोम और क्लोरोप्लास्ट जीनोम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया है। आप जानते हो किसी भी सेल में एक तो क्रोमोसोमल डीएनए है और एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए।
तो उसको जीनोम भी बोलेंगे, वो भी डीएनए है तो वो भी क्या है, जीनोम है। तो उसमें जो जीन होती है वो जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है और उसकी वजह से अगर मेल स्टेरिलिटी आती है, उसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। और ये जीन्स साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की कहाँ प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में, यानी ये जीन्स यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया वाले डीएनए में होती है, ना कि उसके मेन न्यूक्लियर डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज इंटरनल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मींस डीएनए की जो चेन है हमारी, डीएनए और आरएनए की दोनों की। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बच्चों आपस में किससे जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 1 और 2 ये दोनों न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, लाइपेज, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज और प्रोटीज। आंसर बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियेज। एंडो का मीनिंग क्या होता है, एंडोन्यूक्लियेज मींस हमने ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, कि जो डीएनए को कट करते हैं बीच से, डीएनए को बीच में से काटते हैं, तो बीच में से जो काटेगा वही तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये एंडोन्यूक्लियेज हो गया। एक्सोन्यूक्लियेज होता है जो किनारों से काटते हैं डीएनए को, सिरे एंड्स पे काटते हैं। और लाइपेज लिपिड को तोड़ने के लिए होता है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। मैच करना है हमें। फर्स्ट है हमारे पास पेरीट्राइगस फ्लैजिलेशन, सेकंड लिविंग फॉसिल, थर्ड राइजोपोर और फोर्थ स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट और फिफ्थ लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों, पहला ए का है एल। ए का एल यानी कि पेरीट्राइगस फ्लैजिलेशन किस में देखने को मिलता है, इसर्सिया कोलाई में। पेरीट्राइगस फ्लैजिलेशन का क्या मीनिंग है बच्चों, इसर्सिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है इसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होते हैं और ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी, या सेल की सरफेस कह लीजिए इसको, या फिर बॉडी की सरफेस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या बॉडी सरफेस के ऑल अराउंड चारों तरफ मल्टीपल फैले रहते हैं फ्लैजिला, इसको पेरीट्राइगस फ्लैजिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लिविंग फॉसिल, इसका क्या हो जाएगा, जिंको। जिंको बाइलोबा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये एक क्या है, जिम्नोस्पर्म है और इसको लिविंग फॉसिल माना जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको लिविंग फॉसिल, क्या होते हैं बच्चों लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल ऐसे कोई प्लांट हैं जिनमें मिलियन ऑफ ईयर से, ये जो हमारा ट्राइएसिक पीरियड का है, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो से ये प्लांट है, और इसके जो और रिलेटिव्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें चेंजेस ही नहीं आए, उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, जो मिलियन ऑफ ईयर्स से जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो जिंको बाइलोबा एक जिम्नोस्पर्म है और एक लिविंग फॉसिल है। नेक्स्ट है बच्चों राइजोपोर। राइजोपोर किस का क्या हो जाएगा, सिलेजिनेला। राइजोपोर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सी का हमारा यहाँ एम दिया हुआ है, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ एम हो जाएगा, JKL-M हो जाएगा ये। तो ये राइजोपोर का क्या हो जाएगा, सिलेजिनेला। राइजोपोर एक स्ट्रक्चर होती है बच्चों जो सिलेजिनेला का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये रूट और शूट की इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मानी जाती है। ये रूट और शूट की इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है और लीफलेस स्ट्रक्चर होती है, एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है इन प्लांट्स में, जो इन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है बच्चों स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। तो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट हमारा क्या है, वोल्फिया है। वोल्फिया सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी कि एंजियोस्पर्म का सबसे छोटा प्लांट है। नेक्स्ट लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा। लार्जेस्ट पेरेनियल यानी कि मल्टीपल ईयर्स जो सर्वाइव करती हैं, कई साल। और एल्गी कौन सी, यहाँ आंसर हो जाएगा मैक्रोसिस्टिस। इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद। नॉर्मन बोरलॉग का नाम किससे एसोसिएटेड है? तो ऑप्शंस हैं क्या क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन। तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम किससे जुड़ा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने इस फील्ड में काम किया, इस चीज के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने काम किया बहुत, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हिमोलिसिस ऑफ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वहां काम आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि अगर ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनमें से किन सेल्स का हिमोलिसिस होगा, लिम्फोसाइट्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों आरबीसी। आरबीसी के हिमोलिसिस से, यानी कि आरबीसी ज्यादा तेजी से मरने लगती हैं या डिस्ट्रॉय होने लगती हैं अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए। तो ऐसा क्यों बच्चों, बिकॉज ये जो एंजाइम है ये रिलेटेड होता है NADPH के प्रोडक्शन से।
और NADPH जो है वो इसको RBC को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए ये रिलेटेड है RBC को बचाए रखने के लिए और उनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से। सो अगर बची रहेंगी तो क्या होगा, उनकी डिस्ट्रक्शन कम होगा, और अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो इनका डिस्ट्रक्शन तेजी से होने लगता है, यानी कि हिमोलिसिस होने लगता है किसका, RBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय लीफ पीसेस। इनमें से किस पेयर में दोनों प्लांट्स जो ऐसे हैं जिनको लीफ पीसेस से प्रोपेगेट किया जा सकता है, मींस ग्रो कराया जा सकता है। ब्रायोफिलम एंड कैलेंचो, क्राइसेंथेमम एंड एगेव, एगेव और कैलेंचो, और एस्परेगस एंड ब्रायोफिलम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ब्रायोफिलम एंड कैलेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। एल्यूरस फल्जेंस, इसका स्टेटस पूछा है इन्होंने IUCN की रेड लिस्ट। IUCN आप लोग जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें कुछ स्पीसीज का डाटा दिया जाता है कि कौन सी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कौन सी एंडेंजर्ड है। तो इन्होंने पूछा है कि रेड पांडा के बारे में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों एंडेंजर्ड स्पीसीज। रेड पांडा किसके अंदर आता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के। एंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई है बट उनका नंबर उस रेट से घट रहा है कि अगर इसी रेट से ये घटती रही तो ये इन फ्यूचर जल्दी ही क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोगुलेशन ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। इनमें से कौन सी चीज को अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें ब्लड स्ट्रीम में तो कोगुलेशन हो जाएगा, ब्लड का क्लोट बन जाएगा जहां पे हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। सबसे पहले तो आप एलिमिनेट कीजिए हिपैरिन को, बिकॉज हिपैरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, तो ये तो कोगुलेशन नहीं कराएगा। फिर हमारे पास ये तीन बचे, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब आपको अगर आपने क्लोटिंग पढ़ा हुआ है, कोगुलेशन पढ़ा हुआ है, तो तीनों ही आपको ऑप्शन लगेंगे सही, बिकॉज तीनों का रिलेशन है कहीं ना कहीं ब्लड क्लोटिंग से। बट इनमें से तीनों में से एक करेक्ट क्या होगा, यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा बच्चों। क्यों, बिकॉज पूरी प्रोसेस अगर आपको याद हो तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, थ्रोम्बिन एक्टिव है, तो थ्रोम्बिन फिर क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन की फॉर्म में, फाइबर्स की फॉर्म में जो मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और क्लोट करवाती है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन की। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को बदलेगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों हमारा, ई कोलाई सेल्स विद अ म्यूटेटेड जीन ऑफ द लैक ऑपेरोन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। ये कह रहे हैं ई कोलाई की सेल्स हैं, लैक ऑपेरोन आपने अगर पढ़ा हुआ है तो लैक ऑपेरोन के पास क्या होता है, ZYA ये स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। सो लैक ऑपेरोन आप डिटेल में हमने एक वीडियो भी डाली हुई है अपने चैनल पर, आप वहां भी देख सकते हो, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि लैक ऑपेरोन जो होता है बच्चों, इसमें कंट्रोल जीन्स होती हैं, ऑपरेटर जीन्स होती हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं ZY और A। जो ZYA है ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ये Y जो है वो परमिएज, और A जो है ये ट्रांस एसिटिलेज नाम के एंजाइम्स के लिए कोड करती है, और जो I है वो एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। और जो I वाली ये रिप्रेसर प्रोटीन है, अगर ये बाइंड हो जाती है यहाँ ऑपरेटर से, यहाँ पर ऑपरेटर होता है, तो क्या होता है कि वो ये RNA पॉलीमरेज यहाँ आकर ZYA तक प्रोसीड नहीं कर पाता है, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो है ये अपना प्रोटीन नहीं बना पाती, अपनी एंजाइम नहीं बना पाती। और वो एंजाइम किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों, जो जेड से एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ई कोलाई सेल्स अपने न्यूट्रिशन के लिए उसको इस तरह यूज कर सकती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ के। बट अगर उसको ग्लूकोज मिल रही है तो भी ये लैक्टोज को नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं मिल रही है और फिर भी वो लैक्टोज वाले मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लैक्टोज को यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जीन है, ये कह रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, वो लैक्टोज को क्यों यूज नहीं कर पा रहा है लैकोपेरोन में। लैक्टोज क्या करता है बच्चों, आके यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन वो जो ऑपरेटर पे जाके बाइंड होती थी और यहाँ इन जीन एंजाइम्स को, इन जीन से एंजाइम बनने को रोकती थी, वो उससे बाइंड हो जाता है आके लैक्टोज। सो ओपेरोन क्या होता है, ओन कंडीशन में आ जाता है और ZYA अपनी एंजाइम बना लेती है। बट इन्होंने पूछा नहीं कर पा रहा है, तो
इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ई कोलाई सेल्स डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज, या फिर इन्होंने म्यूटेटेड जीन बताया हमें कि भाई ई कोलाई सेल्स विद म्यूटेटेड जीन ऑफ द लैक ओपेरोन मीडियम में ग्रो नहीं कर पा रही है जिसमें ओनली लैक्टोज है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां पर तो इन्होंने कह दिया कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में ई कोलाई सेल्स लैक्टोज को यूज नहीं करती। ये हमने भी बताया भाई अगर मेरे को खाना जो है वो बिना कुछ मेहनत किए मिल रहा है, मेरे को ग्लूकोज मिल रहा है, तो मैं लैक्टोज को क्यों तोड़ूंगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा। एक ई कोलाई की जो सेल्स है ना बैक्टीरिया की, ये सिंगल सेल के पास भी देखो इसके पास ब्रेन वगैरह कुछ नहीं है, बट इसके पास भी इसको भी इतनी समझ है कि अगर मुझे बिना कुछ मेहनत के खाना मिल रहा है तो मैं क्यों अपनी एटीपी खर्च करूं, तब ऐसा नहीं होता। बट इन्होंने तो बोला ओनली लैक्टोज, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल, वो लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेल के अंदर नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ओपेरोन जो है ना ऑलवेज एक बहुत लो लेवल पर ओपेरोन ऑन रहता है। किस लिए? क्योंकि ये वाई जो एक परमिएज एंजाइम बनाता है ना, वो परमिएज भाई लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा ना पहले, तभी तो रिप्रेसर से बाइंड होगा, तो उसकी एंट्री कराने के लिए थोड़ा बहुत परमिएज एंजाइम जो है वो बनता रहता है और लैक्टोज अंदर चला जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लैक ओपेरोन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव इन दीज सेल्स। और लास्ट ऑप्शन दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा बच्चों कि ये क्योंकि इसकी जीन में म्यूटेशन था तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या नहीं कर पा रहा है, फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, लैक्टोज ब्रेकडाउन नहीं हो रही है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, इसलिए वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएट मेल गैमेट्स एंड द मेच्योर सीड बियर्स ओनली वन एम्ब्रियो, ये सीड है यहाँ पर और ये शेप्ड है बच्चों, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, ओनली वन एम्ब्रियो विद टू कोटिलिडन्स, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पॉलीपेटलस एंजियोस्पर्म्स के, गैमोपेटलस एंजियोस्पर्म्स के, या कोनिफर्स के, या फिर साइकेड्स के? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों साइकेड्स। साइकेड्स जिम्नोस्पर्म की एक क्लास है और इनके बारे में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इनके पास सबसे बड़े मेल गैमेट होते हैं प्लांट में, लार्जेस्ट मेल गैमेट इनके पास है और इनके मेल गैमेट्स जो होते हैं मल्टीसिलिएट होते हैं, कई सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनमें और वो टॉप शेप्ड होते हैं मेल गैमेट्स, और जो इनका सीड है उसमें केवल एक एम्ब्रियो होता है और दो कोटिलिडन्स होते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? साइकेड्स। सो बच्चों आज के इस सेशन में हमारे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।